हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। पहले मैं फ्लाइट से चलता था, इस बार मैं मुंबई से ट्रेन से आया क्योंकि मेरी हवाई चप्पल खो गई थी। फ्लाइट वालों ने बैठाने से इनकार कर दिया, तो मैं ट्रेन से आया। ट्रेन से आ रहा था तो मैंने देखा मेरी सामने वाली सीट में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन बैठे थे, मिनिस्टर थे कोई। तो मैंने उनको देखा, हमने कहा ये सर आप ट्रेन से, आप तो बड़े बड़े हवाई जहाज से उड़ते थे, चार्टर्ड प्लेन से चलते थे, ट्रेन से? बोले बेटा जान है तो जहान। एक तरफ सालों से कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में, सुनते हैं आप लोग सब लोग, देश सुरक्षित हाथों में, दूसरी तरफ हिंदू खतरे में। ये क्या चक्कर है समझ में नहीं। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू जागो, सालों से चल रहा, जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू। दूसरी तरफ कुछ लोग आकर के बोल देते हैं हिंदुओं हिंदू सोसाइटी, अबे तू घर बेच रहा है, देसी घी बेच रहा है। अभी देखिए हमारे बता रहे हैं, किसी ने कहा था कि हनुमान जी दलित हैं, यहीं पे कहा था लखनऊ में किसी ने। फिर लखनऊ में एक शख्स ने और कहा था कि नहीं वो दलित नहीं है, हनुमान जी जो है मुसलमान थे। बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। आप लोगों की जोरदार तालियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं, जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं, झूठ लिखकर बिकने वाला अखबार नहीं हूं, किसी फर्जी बाबा का फलता फूलता व्यापार नहीं हूं, मैं एक सच्चा देशभक्त कलम का सिपाही हूं, देशभक्ति की आड़ में छिपने वाला उनके जैसा गद्दार नहीं हूं। तो बस ये जोश, ये हौसला आप लोग बनाए रखिए। मुझे भी काफी हौसला और जोश अपने आप में बनाए रखना पड़ता है। आज हम दूसरे वेन्यू पे परफॉर्म कर रहे हैं, ये कहीं शो और होने वाला था, वहां नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, कारण आप लोग भी समझते होंगे। तो मेरे शो बहुत हुआ सम्मान में आप सभी का बहुत बहुत सम्मान है, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हल्की फुल्की बातें करूंगा, आप लोग सब समझेंगे। पहले मैं फ्लाइट से चलता था, इस बार मैं मुंबई से ट्रेन से आया हूं मैं, क्योंकि मेरी हवाई चप्पल खो गई थी। फ्लाइट वालों ने बैठाने से इनकार कर दिया, तो मैं ट्रेन से आया। ट्रेन से आ रहा था तो मैंने देखा मेरी सामने वाली सीट में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन बैठे थे, मिनिस्टर थे कोई। तो मैंने उनको देखा, हमने कहा ये सर आप ट्रेन से, आप तो बड़े बड़े हवाई जहाज से उड़ते थे, चार्टर्ड प्लेन से चलते थे, ट्रेन से? बोले बेटा जान है तो जहान। तो बस ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपके बीच में रखूंगा। कुछ हास्य की बातें होंगी, कुछ व्यंग्य की बातें होंगी, और कुछ बातें इशारे में होंगी, और समझदार को इशारा काफी होता है। और यहाँ पर ज्यादातर सब लोग समझदार लोग बैठे हुए हैं, लखनऊ के सारे समझदार लोग यहाँ पर हैं, और लखनऊ में ऐसे भी समझदार लोग हैं। मैं एक बार लखनऊ आया, चारबाग में उतरा मैंने किसी से पूछा भैया विधानसभा जाना है कैसे जाएंगे? बोले जल्दी आ गए हो एक साल। अगले साल आओ, लड़ो, जीत जाओगे, अपने आप पहुंच जाओगे। तो हमने बताया कि लखनऊ के लोग काफी समझदार हैं। मैं जगह पुराने लखनऊ से कहीं आ रहा था, तो रास्ते में वहां पे काफी ट्रैफिक लगा हुआ था। हमने पूछा क्यों ट्रैफिक है, तो देखा आगे एक सांड बैठा हुआ, बैठा था, खाली अकेली थोड़ी वहां पर बैठा था, पूरे प्रदेश में हर जगह बैठते हैं लोग।
तो मैंने किसी से पूछा कि हमने कहा ये सांड और भैंसे में क्या रिश्ता है? बोले बड़ा अजीब सवाल पूछ रहे हो यार। लेकिन लखनऊ के शख्स ने जवाब दिया, बोलता रिश्ता विश्ता तो पता नहीं है, लेकिन इतना समझ लो जब सांड उठा के पटकता है तो आदमी भैंसा कुंड में नजर आता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं महान कवि कालिदास जी को नमन करता हूं। हालांकि मात्र एक कालिदास जी को नमन करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 5 कालिदास को नमन कर। छोटी छोटी बातें, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं बहुत सिंपल सी, सादी सी, आसान सी बातें करता हूं। मैं शो शुरू करने के पहले ये भी बता दूं कि जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो आजकल माहौल बदल चुका है। लोग आकर के बोलते हैं, शो के पहले कई लोग आ जाते हैं और सुनो क्या बोले, कुछ बोलना नहीं। तो हमने कहा बुलाया काहे है? बोला नहीं समझे नहीं, उनके बारे में मत बोलना। हमने कहा किनके? बोलता उनके। वो इतना डरा हुआ कि उनका नाम नहीं ले रहा है। तो कमाल की बात, उनका नाम मत लेना, इनका नाम मत लेना, और कहीं पर वेन्यू कैंसिल हो गया, कहीं पर हंसी के, कॉमेडी के और भी शोज कैंसिल हो जाते हैं। तब मुझे लगता है कि जिसने पूरे देश का मजाक बना डाला उसे मजाक पसंद नहीं। तो मैं जो हमारी सरकार ने बीड़ा उठाया है कि तमाम धरोहर को वापस संजोने का प्रयास कर रही है, हमारे गौरव को वापस लौटाने का प्रयास कर रही है। कहीं कोई गौरव और दबा होता है तो खोद करके निकाल लाती है। संस्कृति, सारी चीजों को वापस, तो व्यंग भी हमारी धरोहर है। तो मैं हमारी सरकार का समर्थन कर रहा हूं उस धरोहर को बचाने का। उसी श्रृंखला में मेरा ये कार्यक्रम है, बहुत हुआ सम्मान। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, हर एक शख्स कम से कम 45 लाख रुपए की हैसियत का है। इससे ऊपर के भी हैं, लेकिन मिनिमम 45 लाख का एक एक शख्स है। क्योंकि विदेशों से काला धन आने पर 15 लाख देने की बात हुई थी। मुबारक हो, वो धन 3 गुना हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैं यहां पर जो कुछ बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि झूठ बोलना एक कला होती है। तो इसीलिए मैं जहां जाता हूं बता देता हूं कि मैं जो कुछ बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं। इसलिए बता रहा हूं, वरना लोग सालों से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और मानते भी नहीं है। एक शख्स ऐसा है जो बहुत झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है, दिन रात झूठ बोलता है, सालों से झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है, झूठ बोल करके राज भी कर रहा है। नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। वाकई में बहुत झूठा आदमी है। कितना झूठ बोलता है। बोलता है सीज फायर हमने कराया, फिर बोलता है सीज फायर हमने कराया। 50 बार बोल दिया सीज फायर हमने कराया। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। थैंक गॉड कि हमारे यहाँ कुछ सच्चे लोग हैं जो हमें आकर के ये बताते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। उसको तो आए दिन आता है सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, सीज फायर। तो हमने कहा कैसा आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट है अमेरिका का और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। क्योंकि हमें तो पता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। ये रोज उठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीज फायर हमने कराया, टैरिफ लगा देगा, टैरिफ।
हमने कहा इतना टैरिफ क्यों लगा रहा है इंडिया पे? बोलता हमने सुना है कि उनको टैरिफ बहुत पसंद है। हमने को उसको टैरिफ नहीं कहते हैं, जो उन्हें पसंद है उसे तारीफ कहते हैं। तो इतना झूठ बोलता, और हम इंडियन लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, हमसे झूठ बोलता है। हम इतने भोले भाले कि हम लोगों के झूठ में फंस भी जाते हैं। फंस क्या जाते हैं, फंसे ही हुए हैं कई सालों से, हमसे झूठ बोलते हैं। फिर मैंने सोचा एक बार कि ये इतना झूठ बोलता है, इसको झूठ बोलना सिखाया किसने होगा? तो फिर समझ में आता है कि जो बुरी आदतें होती हैं हमेशा कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड ही लगवाता है। तो इसके बेस्ट फ्रेंड को ढूंढो यार, कौन है? तो मैं कोई ऐसी वैसी तो बात नहीं की, सिंपल सी बातें कर रहा हूं। मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा। ना मैं बनारस के घाटों की बात करूंगा, वहां क्या हो रहा है। ना मैं शंकराचार्य जी की बात करूंगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। ना मैं नोएडा में जो बेचारा बच्चा युवराज गाड़ी के साथ गिर गया उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ना मैं बेरोजगारी के बारे में बात करूंगा, ना मैं महंगाई के बारे में बात करूंगा, किसी बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ डकैतों के बारे में बात करूंगा। डकैत आजकल बहुत फल फूल रहे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। रहमान डकैत की बात कर रहा हूं मैं। रहमान ने साबित कर दिया है कि डकैत ही धुरंधर है। झूठ बोलना, खैर लोग बोलते हैं। हमारे यहां कंफ्यूजन बहुत है, तरह तरह का कंफ्यूजन है। हम लोग इतनी बातें सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, देखते हैं, वहां कुछ और चल रहा है, इधर कुछ और चल रहा है। देश में अमृत काल चल रहा है, कहीं अमृत मिशन चल रहा है, कहीं अमृतवाणी चल रही, चारों तरफ अमृत बरस रहा है। लेकिन कंफ्यूजन देखिए कि लोग गंदा पानी पी के मरते हैं। अमृत टपक रहा है, अमृत छोड़ करके गंदा पानी, और वो भी उस शहर में जो हिंदुस्तान में स्वच्छता के नाम पे नंबर 1 है। वहां गंदा पानी पी करके लोग मर रहे हैं। गंदा पानी पी करके खत्म हो गया ना जाने कितने लोगों की जिंदगी का टंटा, और जब जिम्मेदार लोगों से पूछा गया तो बोले घंटा। यहां कोई जिम्मेदार है ही नहीं। आजादी के बाद से हमें आज तक कोई जिम्मेदार आदमी मिला ही नहीं, नेहरू जी को छोड़ के। आज भी कुछ भी होता है कहीं पर, नेहरू जी जिम्मेदार है। कुछ भी हो जाए, नेहरू जी, नेहरू जी। यहां कोई जिम्मेदार है ही नहीं। यहां जो लोग हैं, तो बताए ना, कंफ्यूजन बहुत है। एक पॉलिटिशियन है, बहुत क्यूट से, बड़े अच्छे से, प्यारे से, बहुत अच्छी डिसेंट सी अंग्रेजी बोलते हैं, शशि थरूर साहब। वो कौन सी पार्टी में है पता नहीं, उनको भी नहीं पता है। हालांकि अभी उन्होंने बताया कि नहीं वो कांग्रेस में हैं, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं चले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में है। अच्छा, कांग्रेस उनको निकाल नहीं रही, कांग्रेस की मजबूरी है। बीजेपी उनको ले नहीं रही, ये बीजेपी की मजबूरी है। कांग्रेस की मजबूरी तो समझ में आती है, बीजेपी की क्या मजबूरी होगी। तो हमने किसी से पूछा कि आपकी क्या मजबूरी है, बोले ऐसी अंग्रेजी बोलता है, यहां कौन समझेगा। कंफ्यूजन। और देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन, जो हम सामने देखते हैं सालों से, बहुत सारी चीजें, इतनी कंफ्यूजन। एक तरफ सालों से कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, सुनते हैं आप लोग, सब लोग, देश सुरक्षित हाथों में। दूसरी तरफ हिंदू खतरे में है। ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू जागो,
सालों से चल रहा है, जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू। दूसरी तरफ कुछ लोग आकर के बोल देते हैं, हिंदुओं 4-4 बच्चे पैदा करो। या तो जगा लो। कंफ्यूजन है। मैं मुंबई में घर खरीदने के लिए गया, तो मेरे साथ जो स्टेट एजेंट था वो मुझे लेकर के गया। कहने लगा, सर ये सोसाइटी सर बहुत बढ़िया है, आप इसमें ले लो, बहुत ए क्लास सोसाइटी है, ये फैसिलिटीज वो फैसिलिटी, और सर सुनिए कमाल की बात आपको बता रहा हूँ। तो वो घर दिखाने में बड़ी अच्छी सोसाइटी है, ये है वो है, दिखाया। फिर बोलता सर इस सोसाइटी की एक खास बात और है। हमने कहा क्या? सर ये प्योर हिंदू सोसाइटी। प्योर हिंदू सोसाइटी? अबे तू घर बेच रहा है, देसी घी बेच रहा है। लिटरली लोग ऐसे बोलते हैं। तो मैं जो ऑब्जर्व करता हूं सिर्फ वही बात कहता हूं। अभी देखिए हमारे आराध्य हनुमान जी, बजरंगबली जी, उनके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई उनको पतंग बना के उड़ा रहा है, हनुमान जी को। कुछ लोग भगवान का भी धर्म और जाति बता रहे हैं। किसी ने कहा था कि हनुमान जी दलित हैं, यहीं पे कहा था लखनऊ में किसी ने। फिर लखनऊ में एक शख्स ने और कहा था कि नहीं वो दलित नहीं है, हनुमान जी जो है मुसलमान थे। मुसलमान थे। उनका नाम भी देखो मुझे याद आ गया, बुक्कल नवाब था उनका नाम। हाँ याद आ गया। हाँ? वो कहने लगे कि वो हनुमान जी मुसलमान थे, जैसे फुरकान, रहमान, सुलेमान, वैसे ही हनुमान। अच्छा कमाल की बात, इसमें मेरी एक भी लाइन नहीं है जिसमें आप लोग हंस रहे हैं, ये उनकी लाइन है। अब सोचने वाली बात ये है, उन्होंने तो कह दिया कि हनुमान जी मुसलमान थे। अब इस बात से हिंदू लोग बहुत टेंशन में आ गए। अच्छा हिंदू तो टेंशन में आई, मुसलमान उससे ज्यादा टेंशन में आ गए। हनुमान जी मुसलमान, तो क्या अब जुम्मे के साथ साथ मंगल को भी नमाज पढ़नी पड़े? कंफ्यूजन है सबके अपने। तो लोग ऐसे बातें करते रहते हैं जहां से कुछ ना कुछ निकालते हैं। कई बार कुछ चीजों पे लोग सहमत होते हैं, कई चीजों पे सहमत नहीं होते हैं। मैं जब कभी यहाँ आता, बोले बहुत विकास हुआ है यहाँ पे, बहुत विकास हुआ है। कोई बोलता है कहाँ विकास हुआ है, लेकिन मैं जो बात करता हूँ प्रूफ के साथ करता हूँ। वाकई में यहाँ पर बहुत विकास हुआ है, मेरे पास प्रूफ है उसका। पहले पुलिस का नंबर क्या था, अब कितना हो गया? कितने का विकास हुआ? 12 का विकास हो गया। अच्छा हमने एक बार, सीनियर ऑफिसर थे पुलिस के, उनसे पूछ लिया, हमने कहा कि मतलब ये जो 100-112 चीजें की हैं, हाँ ठीक है। जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो हमने किसी और से पूछा, हमने कहा 100 से 112 क्यों किया? तो कहने लगा 100 नंबर डायल करते थे तो पुलिस वाकई में आ जाती थी। तो हमने कहा 112 में, बोले ना डायल करो तब भी आ जाती है। कंफ्यूजन है। एक बाप तो अपना टेंशन में आ गया, उसके बच्चे के कुछ 85% मार्क्स आ गए, तो बाप टेंशन में आ गया। बाप खुश होता है मेरे बच्चे के, क्योंकि बाप को भरोसा था 40% नहीं आते हैं, उसके 85 कहां से आ गए। वो परेशान हो गया, तेरे 85% कहां से आ गए। टीचर को फोन लगाया, उधर उधर फोन लगाया, समझ में, बच्चे से पूछा तेरे आए कैसे 85%? बोले पापा इस बार जो मेरा एग्जाम था ना, वो इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट कराया। बहुत कंफ्यूजन बहुत है हमारे यहाँ। एक जो ये यूपी का और नेपाल का बॉर्डर है यहाँ पर, तो वहाँ पर फोर्स लगी रहती है बॉर्डर पे। तो एक आदमी जो है रोज साइकिल में एक पीछे बोरी रख करके रोज जाता था साइकिल लेके बॉर्डर से इस तरफ से। तो एक दिन
सिक्योरिटी वालों को लगा कि कुछ ना कुछ तस्करी कर रहा है ये। बोले रोक, क्या है? बोला साहब बालू है इसमें, बालू। खोल के दिखाओ। खोल के देखो, वाकई में बालू थी। बोले जा। अब वो रोज साइकिल में बालू लेकर के चला जाता था। बाद में पता चला ये साइकिल की तस्करी कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत कुछ बाद में पता चलेगा। अभी जो चल रहा है तो अभी तो यही लग रहा है साइकिल में बालू जा रही है। तो बहुत कंफ्यूजन बहुत है यहाँ। एक बार तो मैंने देखा 2 बुजुर्ग लोग जो है आपस में ताली दे दे के हंस रहे थे जोर से। हमने कहा क्या, क्यों हंस रहा? बोले चाचा पागल हो गए। हमने कहा क्यों? बोलते ये कहते हैं कि हमारे पास देश की हर समस्या का हल है। बताओ। तो हमने कहा इसमें क्या बात है, बुजुर्ग आदमी, हो सकता है इनके पास समस्या का हल हो, एक बार पूछ लेते हैं। हमने कहा चाचा जी आपके पास समस्या का हल क्या है? कहने लगे एक ही है, देश की जितनी पब्लिक ना सबको उठा के जेल में डाल दो, सबको जेल में डाल दो, और साथ में एक गधे को भी बंद कर दो। तो हमने कहा गधे को क्यों? फिर वो ताली दे के हंसने लगे। बोले देखा, हमने कहा था ना पब्लिक के बारे में कोई नहीं पूछेगा। सब गधे के बारे में है। बड़े कुछ कुछ चीजें अगर आप देखेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। अब एक लड़का था, उसको एक अंकल जी ने धर के कूट दिया। जब लड़का ठीक ठाक कुटा गया तब पीछे से एक लड़की आई, बोलती पापा ये वो लड़का नहीं है। ऐसे ही कितने कांड हुए यहाँ पर। पता चलता है उसका सब दुनिया भर का ये तोड़ फोड़ चीजें, बाद में पता चलता है ये तो था ही नहीं, बेइज्जत भरी। अभी रिसेंटली अयोध्या से एक खबर आई ऐसी, जहाँ पे सब निपटा दिया गया, बाद में पता चला होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होता कुछ है, दिखता कुछ है, समझ में कुछ और आता है। हमें थोड़ी नजर बनाए रखने की जरूरत होती है। यहाँ पे कोई घुसपैठिया तो नहीं बैठा है? नहीं, पूछ लेना अपना काम है। देश का जिम्मेदार नागरिक हूं, पूछना पड़ता है। क्योंकि घुसपैठिए हमारी नौकरी खा रहे हैं, हमारे संसाधन खा रहे हैं। घुसपैठिए हमारे यहाँ सरकार वो बना रहे हैं, ऐसा हमें बताया जाता है रैलियों में। तो इसलिए पूछ देता हूँ घुसपैठिया। घुसपैठिए जो है ये बहुत ढीठ किस्म के लोग होते हैं। इतने ढीठ हमने किसी को नहीं देखा। मतलब यहाँ गांव जाना होता टिकट नहीं मिलती, और घुसपैठियों को देखो, झारखंड चुनाव खत्म दिल्ली पहुंचो, दिल्ली खत्म बिहार पहुंचो, बिहार खत्म मुंबई पहुंचो, इधर पहुंचो, हर जगह पहुंच जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। एक घुसपैठिया हमको मिल गया, हमने उससे पूछा, हमने बताओ तुम्हें कैसे हर जगह पहुंच कैसे जाते हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से बम्बई और फलाना, कैसे पहुंच जाते हो? हंसने लगा। हमने कहा घुसपैठिया होके हंस रहा है, शर्म नहीं आती? बोलता नहीं, तुम तो ये पूछ रहे हो यहाँ से वहाँ कैसे पहुंच जाते हैं, ये किसी को नहीं पता कि हम बांग्लादेश से दिल्ली कैसे पहुंचते। उनके किसी का तुमको घुसपैठिया मिला, तुमने पुलिस को नहीं बताया? नहीं, हमने कहा गए, हमने पुलिस को बताया। बोले क्या हुआ? हमने कहा 24 घंटे अंदर। बोले घुसपैठिया? हमने कहा नहीं, हम मुझे 24 घंटे अंदर कर लिया, सरकारी काम में दखल डालने के आरोप में। कहने लगे घुसपैठिया ढूंढना ये सरकार का काम है, जब सरकार नहीं कर रही है तो तू क्यों कर रहा है? आजकल तो बंगाली बोलने वाले बेचारे घबराए हैं देश में अलग अलग। जरा की मनो अच्छी दादा बोल, ओए घुसपैठिया, ये भालू घुसपैठिया। बंगाली सुनकर के लोगों को घुसपैठिया लगने लगता है। कई बेचारे छोटे छोटे बंगाली इधर उधर थपड़ियाए गए इसी चक्कर में, लेकिन समझ में नहीं आता है। अच्छा, घुसपैठिए पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं, हर चुनाव में सुनाई पड़ता है ये घुसपैठिए लोग, ये हमारे संसाधन
ये घुसपैठिए सरकार तय नहीं करेंगे। उसके बाद जाते कहां, ये समझ में नहीं आता। बिहार में भी यही सब चल रहा था। चुनाव हुआ, चुनाव के पहले SIR हुआ, सब खत्म हो गया, बस घुसपैठिए नहीं पता चले। यहां पर भी SIR हो गया, घुसपैठिए पता ही नहीं चले। डिटेंशन कैंप बन रहे, किसके लिए? शेख हसीना की मौसी रहेंगी? अरे यार, ये घुसपैठिए, इनको उठा के बाहर फेंको। कौन रोक रहा है पूरे देश में? फेंको इनको। अमेरिका को देखो, अमेरिका 7 समंदर पार बेड़ी और हथकड़ी लगा के प्लेन में डाल के उड़ा के भेज दिया। तुमको क्या करना है? तार से उठा के उधर फेंकना है। उतना नहीं कर पा रहे हो यार तुम लोग। खाली चुनाव में ये घुसपैठिए लोग, ये घुसपैठिए चुनाव में यार। तो जिनको बाहर भेजना है उनको भेज नहीं पा रहे हैं, और जिनको बाहर से लाना है उनको ला नहीं पा रहे हैं। अलगी काम चल रहा है इनका। पहले चुनाव होता था, अब चुनाव के पहले सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल भी होने लगे, जिसे हम SIR कहते हैं। आधा चुनाव वहीं पे लोगों का हो जाता है, बाकी जो बचा है देख लो। SIR हुआ, यहां पर भी SIR हुआ। अच्छा, बिहार में चुनाव के पहले फटफट SIR 15 दिन, ये लिस्ट आई, वो लिस्ट आई, ये खत्म, ये चुनाव खत्म। यूपी में SIR हो ही रहा है, हो रहा है, हो रहा है। 15 दिन और बढ़ा दो। अच्छा नहीं हुआ, 20 दिन और बढ़ा दो। हो रहा है। 15 दिन 20 दिन लगा था, 3-4 बार डेट बढ़ी। बेचारा ऊपर से एक BLO देख रहा था, बोला डेट इतनी बढ़ानी थी तो पहले बता देते। प्रेशर में ऊपर क्यों आते? जो बेचारा मृतकों का नाम लिस्ट से काटने गया तो खुद ही मृतक की लिस्ट में शामिल हो गया। SIR चल रहा है। अच्छा, SIR है क्या? हम सुनते हैं बहुत सारे लोगों से, मुझे भी नहीं समझ में आता था SIR क्या है। हाँ भाई, ये कुछ हो रहा है, सुनने में आता था। इतने नाम काट दिए गए, उतने ही समझ में आता था, इतने वोटर काट दिए, इतने काट दिए गए। फिर हमको किसी ने समझाया कि देखो तुमको आसानी से समझा रहे हैं, किसी को भी SIR समझ में आ जाएगा कि क्या है। बोले वो कहानी सुनी है, 2 बिल्लियों की, एक बंदर की। 2 बिल्लियां रोटी पा गई थी, आपस में झगड़ रही थी, तो बंदर तराजू लेके आया, कहने लगा झगड़ो मत, हम बराबर बराबर तौल के देते हैं। अब बंदर क्या करता था, एक टुकड़ा ज्यादा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तो वो टुकड़ा तोड़ के खा लेता था। अब बोलता था इधर का ज्यादा हो गया, रुक जाओ, इधर का तोड़ कर। अब इधर का ज्यादा हो गया, इधर का, तो पूरी रोटी खा गया। कहने लगा समझ लो मोटा मोटी यही SIR है। मुझे तो एक बंदा मिला, चिल्लाने रोने लगा सुबह से। क्या हुआ? बोले दादाजी चले गए। दादा चले गए? हमने कल तक तो ठीक थे। बोले आज सवेरे नई लिस्ट आई, उसमें मृत पाए गए। वैसे तो घर में बैठे। ये अलग चल रहा है। मुझे तो गांधी जी एक दिन मिल गए, बेचारे बड़े परेशान से, हलकान से, टेंशन में, एकदम उदास से। अरे अपने गांधी जी क्या हाल बना रखा है, क्यों टेंशन में? ये चश्मा कहाँ गया आपका? बोले बेटा वही लोग ले गए, ले गए वो लोग, स्वच्छ भारत के नाम पे चश्मा ले गए। हमने कहा लाठी कहाँ है? वो हाफ पैंट वाले ले गए। हाफ पैंट वाले ले गए। अब बस बेटा ज्यादा मत पूछो हमसे कुछ। हमें क्या उठे नहीं, कुछ नहीं, ले दे के जो बचा है उसको संभाल ले हम। हमें घबराइए मत, आपकी लंगोटी कोई नहीं खींचेगा। बोले बेटा नहीं, इन लोगों पे भरोसा नहीं है। देखा नहीं बिहार में एक लड़की का नकाब खींच लिया सरेआम, लंगोटी कौन सी बड़ी चीज।
तब ने गांधी जी आप परेशान मत होइए सब। नहीं, परेशान होने की बात है। कल बीएलओ हमारे घर पे आ गया, फॉर्म दे करके चला गया। मैं आपके घर में? बोले हाँ। हमने कहा आपका नाम कट जाएगा क्योंकि उसमें मृतक लोगों का नाम काटा जा रहा है। नहीं, बोले वो तो ठीक है, वोटर लिस्ट से काट दो, मनरेगा से क्यों काट दिया? मनरेगा से क्यों काट? बेटा बहुत टेंशन, हमने टेंशन मत लो आप, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहीं से भी नाम काट दे गांधी जी का, लेकिन गांधी जी के सम्मान में कोई कभी नहीं आएगी। गांधी जी का सम्मान पूरी दुनिया में वैसे ही रहेगा। और वैसे भी हमारे देश में 3 जी ऐसे हैं जिनका आज भी सम्मान है। राम जी, गांधी जी और तीसरे पार्ले जी। बाकी जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो बहुत पीछे हैं, क्योंकि पार्ले जी की वैल्यू 5 रुपए की है, उससे भी बहुत पीछे। बेटा बहुत परेशान है यार, राम भक्तों से बहुत परेशान हूं। अरे हमने कहा गांधी जी होकर के कैसे विवादित बातें कर रहे हैं आप? राम भक्तों से परेशान है? बोले बेटा राम भक्तों का मतलब समझो। मैं उन राम भक्तों से परेशान हूं जिनके नाम में नाथू साइलेंट। बोले जब मैं एक बार जब शुरुआती दिनों में साउथ अफ्रीका में ट्रेन में जा रहा था, याद होगा कि वहां से हमको धक्के देके ट्रेन से निकाल दिया गया था। बेटा वैसी फीलिंग आ रही है आजकल। हमने नहीं घबराऊंगा। अचानक गांधी जी खांसने लगे जोर जोर से। और मैं गांधी जी खांस क्यों रहे? बोले बेटा दिल्ली में हर कोई खांस रहा है, चाहे ठाट बाट में रहे या राजघाट में, खांस हर कोई रहा है। सब जगह का मतलब मामला अलग अलग है। अब पॉल्यूशन की कोई बात ही नहीं करता है, बाकी इतनी सारी मैटर। पॉल्यूशन जो बेसिक चीज है, जैसे पानी, हवा जो हम हर पल सांस लेते हैं, सांस ना ले आदमी का काम खत्म, उस पॉल्यूशन की बात नहीं होती है। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन फिर भी बात होती है कि ये है। यहाँ यूपी में, लखनऊ में कितना पॉल्यूशन है, बात ही नहीं होती है। मैच कैंसिल हो गया यहाँ पर अभी पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन बात ही नहीं होती, क्योंकि दिल्ली के पॉल्यूशन में और लखनऊ के पॉल्यूशन में थोड़ा फर्क है। दिल्ली में हर कोई खांस रहा है और यूपी में कप सिरप की व्यवस्था की गई। सब मालूम है। जौनपुर से ठीक उस गैंग से तो नहीं हो। क्योंकि कई गैंग के लोग भी यहीं बीच में छिपके बैठे हुए हैं, यहां नहीं। हाँ जगह पता, एड्रेस सब मालूम है कहाँ गए। ये टच में है मोबाइल नंबर, बात होती है इसकी। तो फर्क है ये दिल्ली के और यहाँ के पॉल्यूशन में। वहां हर कोई खांस रहा है, यहाँ पे कप सिरप की व्यवस्था है। वहां दिल्ली की हवा खराब है और यहाँ की हवा टाइट है। वहां का AQI खराब है, यहां का IQ खराब है। दिल्ली में सब कोई खांस रहा है, लेकिन ये मीडिया वाले नहीं खांसते हैं। कोई नहीं देखोगे कोई इस मैटर में हो, उनको जो उधर होता है अपना चीखते, खांसते नहीं। ये मीडिया एक ऐसी है कि मीडिया से ही बहुत कुछ तय हो जाता है मामला। आप टीवी खोले, कभी भी कोई चैनल वैनल आप लोग देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं? हाँ, अरे बेटा बस अब तुम जी जाओगे ज्यादा। बहुत लोगों ने टीवी चैनल देखने छोड़ दिए। मैं भी देखता था, जब भी टीवी चैनल लगा, ऑन किया टीवी, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल। हम कहा नहीं देखना है, दूसरा लगाया, वहां पर भी आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल।
तीसरे में गए, वो भी कह रहा नंबर 1, जिस चैनल में जाओ सारे नंबर 1। हमने कहा जितने भी नंबर 2 के लोग हैं सब नंबर 1 बने हुए हैं। इन लोगों को चलता रहता है। कोई कहते हैं आजकल टीवी में कॉमेडी खत्म हो गई है। हमने कहा ये वही लोग बोलते हैं जिन्होंने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया। कपिल शर्मा से ज्यादा अच्छा रजत शर्मा हंसाता है। पंकज त्रिपाठी से अच्छी एक्टिंग हमारी चिता त्रिपाठी जी करती हैं। अनुराग कश्यप से ज्यादा टाइट स्क्रिप्ट अंजना ओम कश्यप की होती है। प्रेम चोपड़ा से खतरनाक अमन चोपड़ा है। ये चल रहा है इन लोगों का। अच्छा, इतनी हंसी आती है कि पूछिए मत। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अगर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत हंसाया हुआ इन चैनल वालों ने। इतना हंसाया कि पूछिए मत। हर चैनल लगा हुआ था, मुंह में मिर्ची फाँक करके आग उगल रहा था। मैं टीवी अचानक खोला, ये देख रहा हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कराची पे कब्जा हो चुका है। जी हाँ, कराची पे कब्जा हो चुका है। कराची पे कब्जा, अभी तक सबसे बड़ी खबर, कराची पे कब्जा हो गया। हमने दूसरे चैनल पे गया, पेशावर पे कब्जा हो चुका है। इस वक्त हमारी सेना ने, बहुत बड़ी खबर है, पेशावर पे कब्जा हो चुका है। पेशावर पे। तीसरे चैनल में गए, कोई रावलपिंडी पे कब्जा कर रहा है। मैं सो गया आराम से। हमने सुबह तक पाकिस्तान अपना होगा, हमारे पास न्यूज चैनल की कमी नहीं है। अच्छा, कमाल की बात, मतलब कब्जा हो गया। ये लोग तो, इनको लग रहा है कि प्लॉटिंग लॉटिंग भी करा देंगे। कराची में आज ही अपना फ्लैट बुक कराएं। लाहौर विला नहीं, लाहौर में विला बुक कराएं। जो लोग कश्मीर में प्लॉट नहीं खरीद पाए वो लोग निराश ना हो, आज ही प्लॉट बुक कराएं। ऐसा ऐसे आग उगलते थे। वहां पे कुछ एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, सेना के बड़े सीनियर टाइप के कुछ ऐसे एक्सपर्ट बैठते हैं। एक एक्सपर्ट आप लोगों ने देखा होगा कभी, उनकी इतनी बड़ी मूछें है, उनसे ज्यादा उनकी मूछें कांपती हैं। जब बोलते हैं मैं ये कह रहा हूं, तो मुझे लगता है मूछ निकल के न गिर जाए नीचे कहीं। बोले इतना। एक चैनल वाला तो चिल्ला रहा था, मतलब देख रहा, पाकिस्तान ने टेके घुटने, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान ने घुटने टेक। हमने कहा भाई साहब, ना उसने घुटने टेके हैं न वो भीख मांग रहा है। आज जुम्मे का दिन है, सबके सब नमाज पढ़ रहे हैं। रात भर पूरा आग उगलने के बाद में रात भर बैठते थे स्टूडियो में। सुबह जाते थे घर पे, तो सुबह जब स्टूडियो से निकलता था, गाड़ी में बैठता था, तो ड्राइवर पूछता था साहब किधर लेना है? कराची के पेशावर। तो एक तो न्यूज एंकर अपने ड्राइवर पे भड़क गया, बोला कितनी बार बोला है कि न्यूज चैनल मत देखा कर। इन लोगों को बहुत, मतलब पहले देखिए जो हमारे न्यूज चैनल होते थे, जो हमारे एंकर्स होते थे, कितने शालीन होते थे, कितने अच्छे होते थे। शाम को 7:30-8 बजे टीवी खोलते थे, आप लोगों को याद होगा, कितनी शालीनता से एक एंकर आता था, या महिला या पुरुष जो भी आते थे। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं, पेश है इस वक्त की खास खबरें। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय विदेश यात्रा के लिए आज जापान रवाना होंगे। अब पेश है मौसम के समाचार। इतने आराम से बोलते थे। आज आप शाम को धोखे से टीवी ऑन कर, नमस्कार, नमस्कार। क्या हुआ भाई? आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस कराते हैं। भाई साहब, आप देखना, इनका रोज का काम है। इतना जो बंबई में फिल्म इंडस्ट्री में सास कभी बहू जो लिखते हैं, ये करते हैं सीरियल, वो रोज नहीं चल पाते। इनकी डिबेट रोज चलती है। तो कुछ मुद्दा उद्दा नहीं होता। शाम को आते नहीं, आप बताइए आपने ऐसे कैसे कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, इनका ये वो, बहस खत्म हो गई, कल मिलते हैं, खत्म। और कभी ध्यान से देखिए, बहस का कोई मुद्दा उद्दा नहीं होता है इनका। ये आपस में लड़वाते हैं। मतलब आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस,
इस वक्त हमारे पास में, हमारे साथ में फलानी पार्टी से फलाने मौजूद है, ये पार्टी से ये मौजूद है, ये पार्टी से ये मौजूद है, मेरे साथ ये मौजूद है, ये मौजूद है। तो देखिए जिस तरीके से देश में नेताओं की बदजुबानी बढ़ती जा रही है, उसी पे आप ये बताइए, बताइए आप कि जो नेताओं की बदजुबानी बढ़ती जा रही है उसके बारे में बताइए आप। देखिए, नहीं देखना नहीं, बताइए आप। नहीं उन्होंने जो कहा है, नहीं उन्होंने जो कहा है वो तो मैंने सुन लिया, आप अपनी बात बताइए, आप बताइए, बोलिए। देखिए, नहीं देखना नहीं, बताइए। नहीं मैं कहना नहीं चाहता हूं, बोलिए। नहीं मैं नहीं आप बैठिए, बैठिए आप, टाइम खत्म हो गया आपका। बेचारे ने कुछ बोला ही नहीं, उसका टाइम भी खत्म हो गया। फिर ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता चला कि ये दो लोगों को लड़वाता कैसे है। इंट्रो सबका देता, फलानी पार्टी से है, टिबाकी पार्टी से है, ये पार्टी से है, वो पार्टी से है, और मैं किस पार्टी से हूं ये तो आप समझ ही रहे हैं। बैठिए आप, दूसरों के बीच बैठिए आप। हाँ आप ये बताइए, अब लड़वाता कैसे, ध्यान से देखिए आप ये बताइए कि जो नेताओं की बदजुबानी बढ़ रही है, इनका कहना है कि आपकी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा, इनका कहना है। वो बोला भाई साहब हमने कब, नहीं आप बैठिए, आप बैठिए अभी आप। इनका कहना हमने नहीं, दूसरों के बीच में मत बोलिए, इनका माइक डाउन करिए, डाउन करिए, डाउन करिए। और वो बेचारा लगा रहता, बेचारे का गला सूखा जा रहा है, उसको पता ही नहीं है, वो लग रहा है मैं सही जवाब दे रहा हूं, पूरा गुस्से में लाल पीला। और आप टीवी में देख रहे हो, उसका कुछ है ही नहीं। नहीं आप बताइए, अरे अब कहां चला गया, इधर आप, पीछे निकल गए, इधर आप, इधर आप। हाँ ये आप बताइए, जो नेताओं की बदजुबानी बढ़ती जा रही है उसके बारे में आपकी पार्टी का आपको कुछ जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती, आप बताइए आप। वो भी बोलता भाई साहब मैं क्या बताऊं, मैं नहीं, आप नहीं बताएंगे, कौन बताएगा, आप जिम्मेदार लोग हैं पार्टी से, आप जवाब नहीं देंगे। बोले भाई मैं कैसे नहीं, क्यों नहीं बताएंगे। अरे बोला भाई मैं कुरियर देने आया था, तुमने इधर बैठा दिया हमको। कुछ भी चलता रहता है, मतलब खबर इनको देखे, कहीं पर बाढ़ आती है ना तो बेचारा रिपोर्टर जाता है बाढ़ में डूब के, पता नहीं कैसे कैप्चर करने। एक स्टूडियो में बैठी रहती, वो तो स्टूडियो में बैठी, उसको कुछ पता नहीं है। हाँ जी दिखाइए वहां के क्या हाल है। नहीं यहाँ पे बहुत पानी है, कहीं पर इतना है, कहीं पर इतना है, कहीं सर के ऊपर पानी है, लोग बह के इधर उधर जा रहे हैं, काफी लोग उधर बह गए, काफी लोग उधर बह गए, यहाँ आसपास कोई दिख नहीं रहा, मैं किससे बात करूं। बोले कैमरा घुमाइए, देखा एक आदमी कुछ पकड़ के खड़ा, उससे बात करिए। हाँ भाई साहब ये बताइए कि आप ये पकड़ के क्यों खड़े हैं। वही बोलता भैया हमने नहीं पकड़ा है इसको, इसने पकड़ा है, बिजली के तार है ये। फिर वो पूछती है, अच्छा इनसे पूछिए कि इन्होंने जो बिजली का तार पकड़ा वो इनको कैसा महसूस हो रहा है। पूछिए इनसे, भाई साहब ये बताइए आपने जो बिजली के तार पकड़ा हुआ है कैसा महसूस हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है, एक बार तो हमको पकड़ के देख, खुद ही मालूम पड़े कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा कई बार इनके पास खबरें होती नहीं है, ये खबरें जनरेट करते हैं, बनाते हैं। आप कभी भी ध्यान से देखिएगा, खबर होगी एक लाइन की, उसको आधे एक घंटे का प्रोग्राम बना देते हैं, कुछ नहीं होगा। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में किसी गली में कोई कुत्ता भी मर गया ना तो ये लोग ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे। देखिए एक लाइन की खबर, और खबर कहां से शुरू हुई, कहां क्या हुआ कुछ पता नहीं। नमस्कार, अभी भी पता चला कि हरियाणा के हिसार जिले में एक गली में एक कुत्ते की मौत हो गई है। आइए ताजा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं उसी गली में जहां पर पहले से मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि हर जगह पहले से कैसे मौजूद रहते हैं। कई बार डाउट होता कि हरकत भी यही लोग करते, बाद में कैमरा खोल के खड़े हो जाते हैं। पहले से मौजूद है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा के हिसार जिले में गली में कुत्ते की मौत हो गई है। ताजा जानकारी आपको ले चलते उसी गली में जहां पर पहले से मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष। हाँ मनीष, देखिए एक शब्द को रिपीट कितने करते हैं, टाइम चाहिए उनको।
हाँ मनीष, ये बताइए, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है, जो कुत्ते की मौत हुई है, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता दुनिया छोड़ के जा चुका है, जो कुत्ता हमेशा के लिए फना हो चुका है, जो कुत्ता अब हमारे बीच में नहीं रहा है, इस कुत्ते की मौत को लेकर के तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी है? वो उधर खड़ा रहता है। लगता है मनीष मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। मनीष, हाँ मनीष, 10 मिनट हो गए, अभी खबर नहीं शुरू हुई। ये फिर रिपीट करती, मनीष से बताइए, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है, जो कुत्ते की मौत हुई है, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता दुनिया छोड़ के जा चुका है, इस कुत्ते की मौत को लेके क्या ताजा जानकारी है? मनीष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, हाँ। अब जैसे उसकी आवाज कनेक्ट होती है, तो आजकल ध्यान से देखा होगा, रिपोर्टर लोग बहुत हाफते हुए बड़ी मेहनत से रिपोर्टिंग करते हैं, पूरी एनर्जी डाल करके। ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। शालिनी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कुत्ता मरा है, ये कुत्ता काले रंग का कुत्ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कुत्ता मरा है, इस कुत्ते के पंजे भी मुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ते से ज्यादा कुत्ते जैसा खुद हाँफ रहा है। जैसा कि आप देख सकती हैं। वो बोलते सब मैं ही देखूंगी, तू क्या करने गया उधर? जैसे कि आप देख सकते कुत्ते। हाँ मनीष, ये बताइए, जो कुत्ता मरा है, मनीष ये बताइए, कुत्ता मरा है जो, मनीष मनीष मनीष, कुछ कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही हैं। मनीष, कुछ कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही हैं। तो क्या इससे अंदाजा लगाया जाए कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच चुके हैं? हेलो मनीष, मनीष, कुत्ते के लगा था जो भौंकने की आवाज है, कुत्ते के सगे संबंधी। मनीष, कुत्ते के लगा था जो भौंकने की आवाज, कुत्ते के सगे संबंधी। मनीष, कुत्ते के लगा, मनीष, कुत्ते के लगा जो भौंकने, क्या कुत्ते के सगे संबंधी के मार गोली, वही कुत्ता उठ के बैठ गया। हट। मतलब एक दिन तो मैं सुबह सुबह उठा, सर नहा धो करके सुबह सुबह उठा, जल्दी उठ गया था, नहाया धोया, तो एक भक्ति चैनल लगा के बैठ गया। मैं भक्ति चैनल लगाया, बैठ गया। आधे घंटा बाद पता चला न्यूज चैनल देख रहा हूं। हमने भक्ति चैनल लगाया था, हमने चेंज किया। एक दिन फिर मैं स्पोर्ट्स चैनल लगा के बैठा, आधे घंटे तक देखता रहा। बाद में पता चला ये भी न्यूज चैनल है। हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है यहां पर। फिर मैंने सोचा कि चलो आज हम वाकई में न्यूज चैनल लगा के देखेंगे। लगाया, अंदर से आवाज आई, ये सेवा आपके टीवी में 2014 से समाप्त हो चुकी है। पहले हम लोगों ने पहले भी देखा, अभी भी देखते हैं। मीडिया और मीडिया जगत के बहुत सारे लोग वाकई में सरकारें उखाड़ देते थे, एक्सपोज कर देते थे, कंपनी बंद हो जाती थी, किसी का धंधा व्यापार, जो सच्ची बातें ला करके पब्लिक जागरूक हो जाती थी। आजकल पता ही नहीं, सब अपना जैसा चला रहे हैं, चल रहा है। क्योंकि हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस हैं वो बड़ी अलग अलग कैटेगरी के हैं। आप देखें, हर पार्टी, हर दल में अलग अलग नेता होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक स्टाइल है, तरीके हैं, है ना। जैसे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उनको अगर आप देखें तो कितनी डेसिंग पर्सनालिटी है वो, गुड लुकिंग, चार्मिंग। उन्हें देख करके लगता है इनको तो किसी मल्लिका के साथ वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन हालात देखो, बेचारे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन वो यात्रा पे रहते हैं। बहुत सारी यात्राएं की, भारत जोड़ो यात्रा, और फिर अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की। यात्रा में बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा की उन्होंने, वहां पे उन्होंने एक नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़ो। नारा दिया उन्होंने, वोट चोर गद्दी छोड़ो। कहां? बिहार में। वोट चोर गद्दी छोड़ो, बगल में नेपाल वाला गद्दी छोड़ के भाग गया। तो हमने क्लियर तो करो कहां वाले को छोड़ना है। आपने बोला वोट चोर गद्दी छोड़, इधर नेपाल वाला भाग गया गद्दी छोड़ के, बांग्लादेश वाले भाग गए, श्रीलंका वाला भाग गया, और जिसको भगाना है वो डमरू बजा रहा है, वो अपना लगा हुआ है।
तो राहुल जी ने बोला था कि वही बिहार जब वोटर अधिकार यात्रा वगैरह निकाल रहे थे कि भैया इस बार हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे भैया, हाइड्रोजन बम। उसके बाद में सब बोला बाला, हम लोग इंतजार कर रहे थे, फिर वो कोलंबिया चले गए। तो हमें लगा हाइड्रोजन कम पड़ रहा होगा, लेने गए होंगे, लेकिन जब तक लौट के आए इधर दूसरा बम फट चुका था। लेकिन एक चलो प्रयास रहते हैं, हम लोग अपने हास्य व्यंग्य के लिए कुछ कुछ बातें चीजें बोलते रहते हैं। है हमारे यहाँ पॉलिटिशियन अगर देखेंगे तरह की, जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको देखिए, बहुत सादगी पसंद है इंसान। आज भी वो बड़े भाई की शर्ट पहनते हैं। जब तक दिल्ली के सीएम थे कुछ नहीं, एक हाफ शर्ट और मफलर बांध करके खांसते रहते थे। दिल्ली में तो शुरुआती दिनों में लोग कंफ्यूज थे कि सीएम चुना है कि ससुर चुना है। खैर जब से वो दिल्ली के सीएम नहीं रहे, दिल्ली रहने लायक नहीं बचा है, इसलिए अब केजरीवाल जी खुद पंजाब में रहते हैं। हर जगह की स्थितियां सब अलग अलग होती हैं। जैसे हमने सुना यूपी में कई बार बच्चे चोरी हो जाते हैं, हमारे महाराष्ट्र में बाप चोरी हो गया। किसी के पिताजी थे, कोई ले गया, बोलते हमारे हैं, हटो। सब जगह की राजनीति सिनेरियो सब अलग अलग है। हमारे यहाँ जैसे यूपी में बहन जी के शासन था, बड़ा अच्छा सब चलता था। आजकल उनके हाथी जो है बेचारे एकदम सूख के काटा। 2 हाथी फुर्सत में बैठे, बहुत साल से फुर्सत में है, आपस में बात करते हैं दोनों हाथी। क्या भैया, दूसरा बोलो। हमको लगा क्या बात कर रहे हैं ये, तो किसी ने बताया ये दोनों बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हे प्रभु, हाथी बन के कोई फायदा नहीं है, अगले जन्म मोहे गैया ही कीजो। अब एक देखिए, जो आजादी के बाद से जिस पार्टी ने रूल किया, जिसके परिवार ने रूल किया इतने साल, वो बंदा एक मामूली सी टी शर्ट पहन के घूम रहा है, और जो बंदा 35 साल तक भीख मांग रहा था वो लाखों का सूट पहन के घूम रहा है। विडंबना देखिए। कहते हैं कि सुना होगा कि वो लोगों को कपड़ों से पहचान लेता है। एक बार बोला था किसी ने, कपड़ों से पहचान लेता हूं। तो हमने कहा वो लोगों को कपड़ों से पहचान लेता है और उसे कोई पहचान न ले, इसलिए दिन में 4 बार कपड़े बदल देता है। हम लोगों के यहाँ व्यवस्था है, बच्चे छोटे रहते हैं तो दादा दादी, नानी नाना, चाची चाचा खेलते मिलते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो अपना पत्नी के साथ जीवन बीतता है, बच्चे होते हैं, ये व्यवस्था है। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं, इसके बाद भी सिंगल, शादी करने के बाद सिंगल, मतलब है सिंगल। इसलिए मैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पता चलेगा कि वो वाकई में बैचलर है या छोड़ रखी है। ये पीएम बनने के बाद ही पता चलता है। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? उनको लगा साथ में रखेंगे तो कल को बच्चे होंगे। वो खुदा ना खास्ता बच्चे हुए, बच्चे के हाथ में कोई लिख के भाग गया, तो इसलिए तरह तरह के लोग हैं, दुनिया घूमते रहते हैं। जैसे राहुल जी यात्रा करते रहते हैं, तो वो भी पूरी दुनिया में घूमते हैं। आज इस देश में, कल उस देश में, परसों उस देश में, घूमते घूमते एक देश में पहुंच गए। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया, वेलकम मित्रों। बोला हम इधर अकेले खड़ा है।
आदत है। भाइयों बहनों, अकेले खड़ा है, बोले वो सब छोड़ो, हमने सुना है कि तुम पहले चाय बेचा करते थे। बिल्कुल सही बात सुनी है आप। बोले हम ऐसे यकीन नहीं करेगा, तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाओगी तो मानूंगा। अंदर गए, चाय वाय बना के लेके आए, उनको दिया चाय, जैसे एक सिप पी, पूरी चाय मुंह के बाहर। चाय में इतनी मिर्ची, इतनी हल्दी, इतनी धनिया, गरम मसाला चाय में कौन डालता है? तुम झूठ बोलता है कि तुम चाय बेचा करता था। नहीं भाइयों बहनों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा था। झूठ नहीं बोलता तो चिल्लाता क्यों है? भाइयों बहनों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा था कि मैं चाय बेचा करता था, बनाया नहीं। भाइयों बहनों, मुझे बेचना अच्छी तरह से आता है, बनाना नहीं आता। एक तो हर जगह से उनका पुराना नाता है, कहीं पहुंच जाए, हमको लगता है कल को चांद पे चले जाएं। चांद से हमारा बहुत पुराना। चांद से क्या नाता है भाई? बचपन में हम इन्हें चंदा मामा कहते थे, मामा लगते हैं। हमने कहा मामा लगते हैं, दिख तो पहली बार रहे हो। मामा लगते हैं तो बचपन में भी आना चाहिए, तो पहली बार। तुम्हें तो पता है कि मामा के यहां लोग छुट्टियों में जाते हैं, और मैंने आज तक, मतलब हर जगह से पुराना नाता। कल को कोई पूछे, कोलंबस से मेरा बहुत पुराना नाता है। कोलंबस से क्या नाता है? कोलंबस जब अमेरिका की खोज करने के लिए निकला तो चाय पीने के लिए मेरी टपरी पे ही आया था। कोलंबस तो तब भी जाएगी टपरी, तब लगाते थे। कोई प्रूफ तो है नहीं, जब जरूरत होती तब लगा लेता। कोलंबस चाय पीने के बाद मुझसे पूछने लगा कि भैया अमेरिका हमको खोजना है, किधर से जाऊं? तो हमने कहा उधर कहां जा रहा है? इधर से जाके लेफ्ट मार, सीधे जा। मैंने बता, पुराना नाता है। अब देखो, E = MC² का फार्मूला किसने दिया था? हमने कहा आपने दिया था। वो तो आइंस्टीन ने दिया था। नहीं, आइंस्टीन को किसने दिया था? दिया। भाइयों बहनों, मगरमच्छ से मेरा पुराना नाता है। बचपन में मैं मगरमच्छ घर पे ले आया था। मैंने मगरमच्छ से बहुत कुछ सीखा है। हमने कहा उससे क्या सीखा है? बोले आपने देखा होगा बीच बीच में भाषण देते देते कभी कभी मैं थोड़ा सा उसी से सीखा। फिर मैं उसको छोड़ आया, मैंने फिर सीखा। जब छोड़ने गए तो क्या सीखा? छोड़ना। बहुत कुछ सीखा। अच्छा, मैं अक्सर मुद्दों की बातें करता हूं। हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं। अभी जैसे गांधी जी की बात कर रहे थे, स्वच्छ भारत अभियान वाले उनका चश्मा ले गए। स्वच्छ भारत अभियान देखिए, उसका लोगो जो है गांधी जी का चश्मा। और मैं स्वच्छ भारत अभियान को बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत मानता हूँ। मैं मतलब इतना मानता हूँ कि मैंने खुद अपने हाथ से झाड़ू लेकर के 4-5 बार फोटो निकलवाई है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान को देखिए, उसमें लोगो जो है चश्मा गांधी जी का, झाड़ू केजरीवाल की, कचरा किसी और का, अभियान कोई और चला रहा है। हमने पूछा भाई साहब इसमें आपका क्या है? बोले भाइयों बहनों, झाड़ू के पीछे जो डंडा दे रखा है। गांधी जी बोले बेटा भारत साफ हो गया हो तो मेरा चश्मा वापस दिला दो।
मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा है। हमने कहा गांधी जी चश्मा लगा भी लेंगे तो भी आपको कुछ साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हमारे देश में कोई ताजमहल बनवाता है, कोई ये करता है। तो मुद्दे आजकल चलते थे। 3 तलाक अभी खत्म हुआ, किसी ने खत्म किया, जिसने खत्म किया वो खुद अपनी छोड़ के बैठा है, दूसरे खत्म करवा दिया। इसलिए खत्म करवा दिया कि जो काम बिना तलाक बोले हो सकता है, लगा हुआ। अच्छा, लोग हैं अपनी पत्नी से मोहब्बत करते हैं। शाहजहां ने अपनी पत्नी की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था। तो सबकी अपनी अपनी सिस्टम है। किसी ने ताजमहल बनवाया था, कोई शौचालय बनवा रहा है। नहीं, शौचालय के पीछे भी एक सोच है। ऐसे नहीं बनवाया है, दिन में 4 बार लोटा लेके बैठने के लिए नहीं बनवाया है। चाहते हैं कि कुछ ग्रोथ हो। जितने खतरनाक डेडली आइडियाज आते हैं सब वहीं आते हैं। भारत आज जहां कहीं भी पहुंचा है वहीं की देन है। मुद्दे, अच्छा किसी ने बनवा दिया ताजमहल, और ताजमहल हर कोई बना भी नहीं सकता है, क्योंकि ताजमहल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहां से आएगा? सबसे पहली चीज मोहब्बत। दूसरी चीज पत्नी। तीसरी चीज पत्नी से मोहब्बत। अरे कहां ताजमहल, जाओ यार तुम लोग शौचालय में घुस रहो। अच्छा, हमें मतलब बीच बीच में सुनते हैं हम लोग, कई बार कुछ लोग आके बोलते हैं, सोशल मीडिया में भी देखा हो, हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। बोलते हैं लोग हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। तो अब तो मुझे भी लगने लगा कि वाकई में हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया है। क्योंकि कंगना रनावत ने कहा कि देश 2014 में आजाद हुआ है, हमें पढ़ाया गया कि 47 में आजाद हुआ था। तो इतिहास तो वाकई में गलत पढ़ाया गया, चाहे हमें गलत पढ़ाया गया हो या उसको। कई का डाउट होता है मुझे। अब जैसे हम लोगों ने सुना था कि गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, ये पढ़ाया गया था हम लोगों को, गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। तो हमको फिर लगा कुछ गलत इतिहास पढ़ाया गया है, क्योंकि लोहा गांधी जी ने लिया अंग्रेजों से और लौह पुरुष सरदार पटेल कहलाए। ये क्या चक्कर है? फिर मुझे लगा कि हो सकता है गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया हो और पटेल जी को बेच दिया। क्योंकि थे तो दोनों वो भी गुजराती, और जब दो गुजराती मिलते हैं तो बेचना खरीदना तो होता ही होता है। तो हमें वाकई में इतिहास, मैं तो कहता हूं कि इतिहास ही नहीं गलत पढ़ाया गया, हमें बहुत सारी चीजें गलत पढ़ाई गई। हमें केमिस्ट्री भी गलत पढ़ाई गई। हमें सब, वाकई में कह रहा हूं, हमें क्लोरीन गैस के बारे में पढ़ाया गया, नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ाया गया, हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ाया गया, नाली की गैस के बारे में पढ़ाया ही नहीं। कुछ भी पढ़ा के निकल लिए यार। तो हमारे यहाँ कुछ मुद्दे होते हैं। अभी बीच में आपने देखा होगा न्यूज में, इधर उधर पेपर में औरंगजेब बहुत छाया हुआ था। वो एक फिल्म आई थी छावा, उसको किया औरंगजेब औरंगजेब, वो बंबई में, उधर महाराष्ट्र में, यहाँ तक भी औरंगजेब, हम इसको ये औरंगजेब कब का मर चुका है, उसको जो है टीवी में देख रहे कि औरंगजेब के ऊपर कोई फिल्म बना रहा है, कोई औरंगजेब के पुतले जला रहा है, कोई औरंगजेब को कह रहा कि इसकी कब्र खोद दो, कोई कह रहा था कि औरंगजेब की कब्र खोद करके यहाँ शौचालय बनवा दो। बोले औरंगजेब अच्छा हुआ तब मर गया था, आज जिंदा होता और चारों तरफ से घिर चुका होता तो बेचारे को मजबूरी में बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ती। सब कोई कह रहा है शौचालय बना दो तोड़ के, हमने बस यही ले दे करके बचा है, कहीं कुछ शौचालय बनवा दो। शौचालय यार, मतलब इनका होता ही नहीं है कभी।
भाई सब गोल की गोली खाओ, जो तमाम दवा इलाज कुछ करो यार। शौचालय बनवा देने से थोड़ी हो जाता है। तो हमने कहा बनवा दो शौचालय, औरंगजेब का कब्र तोड़ के बनाओ शौचालय। मैं तो कह रहा हूं कि बल्कि कभी कभी ताजमहल के बाहर में ताजमहल तोड़ के भी शौचालय बनवा दो, बनवा दो। अब जब बाहर से बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर आते थे दूसरे देशों के, तो हम उन्हें ताजमहल लेकर के जाते थे घुमाने के लिए, है ना। डोनाल्ड ट्रंप आया था, उसको ताजमहल लेके गए थे। हमने तोड़ दो, बना दो शौचालय। और फिर अगली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा, पूछेगा यहां पर मोहब्बत की निशानी टास थी, वो कहां गई? तो बोल देना कोई फ्लैश चला के बहा गया। तो है बहुत सारी चीजें जो हमें कुछ ना कुछ मटेरियल चीजें यहाँ से प्रोवाइड होता रहता है, वही हम चीजें अपने लेवल पे ला करके। तो ये सब मुद्दों की बात करते करते एक हम वहां पर पहुंचते हैं जो कुछ रियल ऑब्जर्वेशन लाइफ के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। आज गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, क्या मालूम कल कौन साथी छूट जाए। जिंदगी की डोर बहुत कमजोर है, किसे मालूम कहां टूट जाए। तो हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ये बहुत जरूरी है। और कमाल की बात है, ऑब्जर्वेशन वाली चीज देखिए कि जब जिंदगी की डोर टूट जाती है, कोई इंसान हमेशा के लिए चला जाता है, तो कई बार आपने देखा होगा आसपास जो शोक व्यक्त करने वाले हैं। ये एक एक्ट है छोटा सा मेरा, तो मैं अपने किसी की फरमाइश है तो हमने कहा चलो सुनाते हैं। तो जो शोक व्यक्त करने वाले का आप देखिए, स्पेशली हम जब यूपी में होते हैं तो अलग, महाराष्ट्र में जाते हैं अलग, कहीं सब जगह अलग अलग। यहाँ कह देगा शोक। कुछ लोग बड़े जेंटलमैन होते हैं, आते हैं तो रुमाल उमाल लेकर के अपना, समझ में नहीं आ रहा है कि रो रहा है, सूंघ रहा है, क्या कर रहा है। कुछ लोग घर में घुसते ही दहाड़े मार, जरा मुर्दा उठ के खड़ा हो गया, आ गए क्या, फिर मर गए। अच्छा, हमारे हर चीज की एक ये भी है, लोग एक साउंड है जो कहीं पर भी यूज कर लेते हैं लोग, कहीं पर भी कई जगह यूज होता है साउंड ये। किसी की मैयत में जाते हैं तो वहां हम बोलते हैं ये उम्र थी मरने की। तो हमने कहा तू डिसाइड करेगा उम्र किसी की? ठीक है चलो यार, किसी को कम ज्यादा आगे पीछे होता है, ये उम्र है मरने की। तो हमने कहा जब कोई 100 साल का आदमी मरता है या 98 का, ऐसे भी लोग मरते हैं, तो वहां जाके तुम बोलते हो क्या ये बहुत सही उम्र में मरे हैं, बहुत सही उम्र में मरे आप, एकदम पूरा 100 कंप्लीट एकदम, क्या मरे हैं देखो बहुत बढ़िया एकदम। तो लोग है यहाँ का, तो बता नहीं घर में घुसती दाढ़ी, अरे कुछ लोग और दिल खोल करके गांव में चले जाओ, रूरल में, बोला भैया इसको बाहर लेके जाओ यार, यहाँ बजट एक ही अर्थी का है। ये जैसे रो रहा है दुई को और लुढ़काएगा ये, बाहर चलो, हम पेड़ के नीचे बैठ कर रो जाके चलो। अच्छा, इस बीच में देखा होगा सबसे ज्यादा दुखी और परेशान कौन होता है पता है आपको? जो आदमी एक्सपायर हुआ है उसकी पत्नी सबसे ज्यादा। एक तो उसका हस्बैंड चला गया, दूसरी बात घर में जो भी आता उसी से आके पूछता है भाभी कैसे हुआ। भाभी बता बता के परेशान हो जाती है, क्योंकि डिटेल में बताती, क्या बताया भैया, कल रात में 9 बजे आए, वैसे तो 10 बजे आते, कल 9 बजे आ गए, घंटी दबाया, टिंग टॉम दरवाजा खोला, देखा यही से आते कहने लगे समोसा खाएंगे। हमने लड़के को भेजा समोसा लेके, वो समोसा लेके आया, ये चले गए, समोसा रखा है, कौन खाएगा? समोसा रखा है, कौन खाएगा? तो कई बार तो लगता है इनसे ज्यादा इनको समोसे का टेंशन हो रहा है। भाभी एक काम करो, पहले समोसा खा लो, एक टेंशन तो कम हो जाए।
अच्छा, बात क्या होती है, एक आदमी पूछे तो ठीक है, इधर से दूसरा आदमी आता है, वो पूछे भाभी कैसे, अब उसको भी बता रही है, भैया कल रात में 8 बजे, रोज तो 9 बजे आते हैं, कल 8 बजे घंटी दबाई, दरवाजा खोला, देखा यही थे, कहीं समोसा खाएंगे, हम लड़के को भेजा, समोसा लेके आए, चल समोसा रखे कौन, तो पूरा रिपीट वो दूसरे को भी बता रही है। फिर तीसरा आदमी आता है, उसको भी पूरा रिपीट बताती है। अब बोलते बोलते रोते रोते गले की हालत ये हो जाती है, 10-12 लोग पूछ चुके हैं, अब वो धीमे धीमे वर्ड्स को, चीजों को एडिट करती जाती है। 10 लोग पूछ चुके, 11वां आया, भाभी कैसे हो, क्या बता, रात में ठीक ठाक 8-9 समोसा। वो गया दूसरा, भाभी कैसे हो, रात में ठीक ठाक समोसा। वो गया अगला, भाभी कैसे हो, वो गया अगला, भाभी कैसे हुआ, मानते नहीं लोग, इतने लोग पूछ गए, फिर भी एक पीछे आदमी खड़ा हुआ है, फिर आके पूछा भाभी कैसा, भाभी भड़क गई, आप भाभी कैसे, वो खुद ही मरा पड़ा, इसी से पूछ ले तो बहुत अच्छी ऑडियंस, बहुत अच्छा शो, बहुत सारी बातें की, और बहुत सारी बातें हमने अपने दूसरे शो के लिए भी बचा के रखी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, स्वस्थ रहें, चीज़ों को समझते रहें, और समाज की मुख्य धारा में रहें। समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो बदलाव की, जो एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, वो सोचते रहें, करते रहें। हमारा देश, आपका देश, हम लोग देश के लिए, पड़ोसियों के लिए, अपनों के लिए, सब अपने हैं, सबकी बेहतरी के लिए सोचते हैं। कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो हमने कहा मजहब नहीं सिखाता होगा, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। अब आप याद करिए क्या दौर था। मैं जब छोटा था, मैं जहाँ रहता था, मेरे बचपन के हिंदू मुसलमान, मैंने कुछ चीज़ें लिखी, मेरे बचपन के हिंदू मुसलमान, मैंने बचपन में देखा, रावण बनाते हुए मैंने मुस्लिम भाई को देखा है, शब बारात में शरबत बांटते हुए हिंदुओं को देखा है, पड़ोस की बिटिया की शादी में दरी और तखत बिछाते हुए हिंदू मुसलमान देखे हैं, बिटिया की विदाई में रोती हुई मुस्लिम चची को देखा है, अर्थी और जनाजा को कांधा साझा करते हुए हिंदू मुसलमान देखे हैं, गलती करने पर पड़ोसियों के बच्चे को डांटते हुए हिंदू मुसलमान देखे हैं, मुसीबत के समय एक दूसरे से मशवरा करते हुए हिंदू मुसलमान देखे हैं, गिलोरियों को पान की साझा करते हुए हिंदू मुसलमान देखे हैं। सच कहूं तो न मैंने हिंदू देखा है, न मुसलमान देखा है, मैंने तो सच्चा हिंदुस्तान देखा है। भाई हम सलामत हैं, हम खुशहाल हैं, तभी हम हिंदू हैं, तभी मुसलमान हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबकी सलामती, सब खुश रहें, आबाद रहें, और नफरत भी कोई करने की चीज है, करना है तो मोहब्बत करिए। नफरत लाती है बर्बादियां, नफरत से उजड़ती हैं बस्तियां, नफरत से बिखरती हैं जिंदगानियां, नफरत से सूख जाती हैं आंखों के आंसू, नफरत से ख़त्म हो जाती है न जाने कितनी कहानियां, फिर यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मोहब्बत की ही ज़रूरत पड़ती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने वतन के लिए सलामती मैं भी चाहता हूँ कि मेरे सीने में वो तूफ़ान भर देना, जब जब मांगू सलामती अपने वतन की, मेरे लहू का कतरा कतरा कुर्बान कर देना, खत पे मेरी हस्ती मिटा देना पहचान मेरी, और इस मिट्टी में मिल जाऊं और मेरी पहचान और मिट्टी भारत हिंदुस्तान हो जाऊं। ये हम कहाँ से शुरू हुए थे? ट्राई कलर से शुरू हुए थे। अब देखिए कलर ट्राई करने पे आ गए हम लोग।
कोई हरा रंग ट्राई कर रहा है, कोई भगवा रंग ट्राई कर रहा है, और ये सब सफेद कपड़े वाले करवा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए यहाँ पर और बहुत ही शिद्दत के साथ आप लोगों ने सुना, प्यार दिया। और जिन मुद्दों में कई बार इतनी अच्छी ऑडियंस को मैं इसलिए सलाम करता हूँ कि बहुत जगह इतनी ऐसी प्यारी ऑडियंस नहीं मिल पाती। बहुत सारी बातें हम बहुत सारी ऑडियंस के बीच में नहीं कर पाते हैं, करते भी हैं तो लोग समझते नहीं हैं, लेकिन ये बड़ी बेहतरीन ऑडियंस आज की शाम जो थी, और आप लोगों की वजह से मैं हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं आप सभी लोगों को सलाम करता हूँ। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।